मुतालिबा करते हैं कि इसकी डीप इंक्वायरी फौरन इनिशिएट की जाए और जुडिशल कमीशन के थ्रू इसकी इंक्वायरी हो। इंक्वायरी, इन्वेस्टिगेशन और प्रोसीडिंग फुल सुप्रीम कोर्ट ओपन कोर्ट में करे। ये लेटर जो 6 वर्दी जज साहिबान ने कल रात को लिख के भेजा था, ये दर हकीकत पाकिस्तान के इंतजामी अमूर के ऊपर एक चार्जशीट और इंडाइटमेंट है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लाखों करोड़ों दरूद नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर और उनकी आल पर। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 6 जजीज के 12 सफ़ात के खत ने तहलका मचाया हुआ है और कल से मुसलसल इसी के ऊपर प्रोग्राम्स भी हो रहे हैं, तबसरा भी हो रहा है, यूट्यूब के ऊपर भी एक गिरियाजारी इस सारे मामले में चल रही है। और ये इसमें कोई शक नहीं कि पाकिस्तान की हिस्ट्री में पहली मरतबा इतने हाई लेवल के जजेस ने इतनी ज़्यादा तादाद में एक डिससेटिस्फेक्शन का मुजाहरा किया और उसमें न बराह रास्त पाकिस्तान की जो सिक्योरिटी एजेंसीज है जिसमें ISI का नाम भी आता है उसके ऊपर इल्ज़ाम लगाया। और ये बेसिकली 8 जजेस हैं इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अंदर, 6 ने खत लिखा है, 7वें ने उसको इंडोर्स किया है। गोया पूरी हाई कोर्ट जो है वो अपने चीफ जस्टिस के खिलाफ खड़ी हो गई है और चीफ जस्टिस साहब जो अमर फारूक साहब है उनके ऊपर एतराज़ किया जा रहा है कि उन्होंने हमारे बार बार बताने के बावजूद कोई तालीफ नहीं की, किसी जगह पर उन्होंने हमें सपोर्ट नहीं किया। अब प्रॉपर एक सिस्टम बनाया जाए और उस सिस्टम के तहत फिर अदालतों को चलाया जा सके। जो खतूत हैं उसके अंदर बहुत सारी चीज़ें हैं, सारी चीज़ें तो आपके सामने बयान नहीं की जा सकती। उसकी वजह यह है कि आप उनको पहले से ही मुलाहिजा कर चुके हैं और अब वो ज़ाहिर सर्कुलेट कर रहा है सोशल मीडिया के ऊपर। कुछ नुक्ते हैं जो आपके सामने रखते हैं। मसलन ये लिखा गया उसके अंदर के टेरियन वाइट केस से नाकाबिले सवात करार देने वाले 2 जजेस पर दोस्तों और रिश्तेदारों के जरिए दबाव डाला गया और जिसके बाद एक जज साहब शदीद ज़हनी दबाव का शिकार हो गए, यानी हाई ब्लड प्रेशर उन्हें हो गया और उसके बाद वो अस्पताल में दाखिल होने पर मजबूर हो गए। इसी खत के अंदर ये लिखा गया कि मई 2023 में हाई कोर्ट के एक जज के बरादरत निस्बती को मुसल्लह अफराद ने अगवा किया और 24 घंटे बाद छोड़ा। बरादरत निस्बती को हिरासत के दौरान इलेक्ट्रिक शॉक लगाए गए और वीडियो बयान रिकॉर्ड करने पर मजबूर किया गया। ये बाकायदा उसके अंदर इल्ज़ाम है। फिर एक इल्ज़ाम यह भी है कि एक हाई कोर्ट के जज के खिलाफ सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में रेफरेंस दायर करके उन्हें मुस्ताफ़ी होने पर मजबूर किया गया, दबाव डाला गया कि वो इस्तीफ़ा दें, लेकिन उन्होंने इस्तीफ़ा पैरल नहीं दिया था। एक जज सरकारी घर में शिफ्ट हुए तो इनके ड्राइंग रूम और मास्टर बेडरूम में कैमरे नस्ब किए गए। कैमरे के साथ सिम कार्ड भी मौजूद था जो ऑडियो वीडियो रिकॉर्डिंग किसी जगह पहुंचा रहा था और जज और उसकी फैमिली की प्राइवेट वीडियो और USB दरियाफ्त हुई। ये शायद जस्टिस तारक महमूद जहांगीरी साहब के बारे में ये जिक्र किया जा रहा है। बहरहाल इसके अंदर बहुत सारी चीज़ें हैं और अब जाहिर है एक इशू पाकिस्तान के अंदर पैदा हो चुका है, इसको किसी न किसी तरीके से आपको सॉल्व करना पड़ेगा। आज एक फुल कोर्ट इजलास सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का हुआ जिसका लामिया अभी तक सामने नहीं आया, लेकिन ख्याल ये किया जा रहा है कि शायद एक फुल कोर्ट रेफरेंस हो जिसके अंदर 6 के 6 जजेस को बुला के पूछा जाए कि किस किस शख्स ने आपके ऊपर दबाव डाला था और कौन कौन से फैसले आपने उस दबाव में किए थे। कल शायद ये अनाउंसमेंट हो जाए तो इस इशू को सॉल्व कैसे किया जा सकता है, कसूर 6 जजों का है या फिर उन लोगों का है जो दबाव डाले थे जजेस पे, ये हमारा आज का इशू होगा। हमारे साथ अतर काजमी साहब तशरीफ रखते हैं, आमर इलियास राना साहब तशरीफ रखते हैं, दोनों सीनियर सहाफ़ी हैं और किसी तारफ के मोहताज नहीं है। लेकिन आज एक मियां दाऊद साहब एक वकील है, सीनियर वकील है, उन्होंने सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में एक पिटीशन किया है कि इन 6 जजेस जो है इनका एहतसाब होना चाहिए और इनसे पूछना चाहिए। तो मियां दाऊद साहब भी हमारे साथ मौजूद हैं, अगर आप इजाजत है तो मैं मियां साहब से स्टार्ट कर लूं। मियां साहब ये फरमाइए सर, ये एक तो इसमें कोई शक नहीं कि पाकिस्तान की हिस्ट्री में पहला केस है इस टाइप का, तो अब आपका क्या ख्याल है कि इन जजों से पूछना चाहिए या फिर उनसे पूछना चाहिए जो जजों पर दबाव डाल रहे थे? जो ISI के लोग हैं उनका तो जिक्र नहीं किया जज साहबान ने अपने ख़त के अंदर। हमारे पास जज साहबान के नाम और इनका ख़त और इनके ख़त के मंदरजात मौजूद हैं जो मुमकिन है कि बिल्कुल दुरुस्त हो, जज साहबान बिल्कुल दुरुस्त बात कह रहे हो, इसमें कोई दूसरी राय नहीं है। पाकिस्तान की अदालती और सियासी तारीख जो है वो उसमें ऐसी मिसालें मौजूद हैं जब इंटेलिजेंस ऑपरेटिव ने पाकिस्तान के अदालती फैसलों में मुदाखलत करने की कोशिश की है, इसमें कोई दूसरी राय नहीं है। शौकत अजीज सिद्दीकी साहब का केस हमारे सामने मौजूद है। अब जो इस तनाज़े का हल निकल सकता है सर, ये 6 जजेस हैं बल्कि 7 जजेस हैं, लेकिन अदालती मुदाखलत जो है वो प्राइम सब्जेक्ट उस इशू में भी था और इस इशू में भी है। तो इन जज साहबान से बिल्कुल बुलाकर हमने सुप्रीम कोर्ट में अपनी आईनी दरख्वास्त में मौक़िफ़ भी ये ही इख्तियार किया है कि एक हाई पावर जुडिशल कमीशन बनाया जाए, जो सच बोल रहा है उसके सच की रोशनी में जो भी जिम्मेदार है, चाहे वो ISI का कोई अफसर है, कोई हकूमती अफसर है, उसके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। और अगर जज साहबान गलत बयानी कर रहे हैं तो फिर उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए, क्योंकि जज साहबान ने अपने ख़त के मंदरजात से ये तासुर दिया है कि पूरे पाकिस्तान की अदलिया
सिविल कोर्ट, सेशन कोर्ट से लेकर सुप्रीम कोर्ट तक जो है वो आईएसआई चला रही है। अब इसके बाद तो पाकिस्तान के अवाम का किसी भी अदालत के ऊपर एतमाद ही नहीं रह गया। तो उस एतमाद को बरकरार रखने के लिए जरूरी है कि जज साहबान को मौका देना चाहिए कि वो अपना जो मौकफ जो है पेश करना चाहते हैं वो सबूत के साथ आकर पेश करें, और इस बात का दूध और पानी का पानी होना चाहिए। एक मर्तबा इस इशू को वंस फॉर ऑल सेटल कर दें, ये हमने अपनी दरख्वास्त में लिखा है कि अदारे जो है वो अदालती अमल में मुदाखलत करते हैं, उनको करनी चाहिए, नहीं करनी चाहिए, जिम्मेदारों को सजा दें। ये नहीं हो सकता कि जब भी तहरीक इंसाफ को अपने बयानियां बनाने की जरूरत पड़े वो इस तरह की कोई एपिसोड करवाएं और उसके बाद मामले के ऊपर मिट्टी डाल दी जाए। जैसे कि हमने माजी करीब में देखा कि कमिश्नर रावलपिंडी साहब आए, उन्होंने चीफ जस्टिस पाकिस्तान के ऊपर इल्जामात लगाए और उसके बाद तहरीक इंसाफ ने कहा यह हमारा मौकफ है। उसके बाद कमिश्नर रावलपिंडी साहब गायब हो जाए, ना किसी को सजा हुई, ना कोई तहकीकात हुई। अब फिर तहरीक इंसाफ को अपना बयानिया बनाने की जरूरत पेश आई तो जज साहबान का लेटर जो है वो मार्केट के अंदर आ गया और पीटीआई ने ये कह दिया कि ये तो आपका ख्याल ये है कि बहरहाल जजेस जो है उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए या उनसे बुला के पूछना चाहिए? राणा साहब आपकी तरफ आने, एक तो प्राइम मिनिस्टर साहब के साथ कल चीफ जस्टिस पाकिस्तान की मीटिंग हो रही है और उस मुलाकात में ज़ाहिर कोई ना कोई चीज़ तय होगी इसमें, और सेकेंडली ये है कि जो आज फुल कोर्ट रेफरेंस था, फुल कोर्ट इजलास था, वो आज भी जारी है और कल भी जारी रहेगा, इलामिया कल आएगा। तो इन सारी सिनेरियोज में देख के आप वैसे इस इशू को कैसा समझते हैं? दो चीज़ें हैं जो बहुत पुरानी तारीखों को छोड़ के, लेकिन 1988 वाली में जब जुनेजो साहब की असम्बली बहाल होनी थी तो जनरल असलम बेग जो उस वक्त चीफ ऑफ स्टाफ थे उनका मैसेज वसीम सजाद साहब ने पहुंचाया था और उन्होंने जाकर पहुंचाया था, बाद में तस्लीम किया। यही मैं कह रहा हूं ना कि वो एक मैसेज मौजूद है। उसके बाद अब आ जाए शौकत अजीज सिद्दीकी साहब बहाल, उनको निकाला जाता है नौकरी से। ये जजेस उनके बच्चे की या बेटी की शादी थी, उनसे समाजी बाइकाट कर जाते हैं कि उन तो साड़ी भी नौकरी खतरे च है, ये उनसे मिलना छोड़ गए। और अब जब उनकी बहाली हुई तो उसी खत का फायदा उठाते हुए खत लिख दिया। जो मियां दाऊद साहब कह रहे हैं ठीक है, बिल्कुल दुरुस्त भी हो सकता है, बहुत सारे मालूमात लोगों ने की हुई हैं, हमने भी बहुत सारी बातें की हुई हैं। रेफरेंस जो इन्होंने डाला है और लोगों ने डाला है, ये इस्लामाबाद में बच्चे की जुबान पे है कि कुछ चीजें ऐसी हैं वो जज साहिबान कोर्ट में क्यों नहीं बोले। ठीक है, खत जो लिखा तो ये आमिर फारूक साहब के ऊपर है और उमर अता बंदयाल पे और एजाजुल हसन पे है। अब एजाजुल हसन वो साहब थे जिनके बतौर सुप्रीम कोर्ट जज बैठे हुए मैं हमेशा कहता था कि वो नैब पे असरअंदाज हुए पनामा में कि आपने फीता नहीं खोलना जीआईटी की रिपोर्ट का, ऐसा ही भेज दो, मैं जानूं। और जीआईटी क्योंकि उसके निगरान जज भी वही थे एहतसाब अदालत के, ये अदलिया ने अदलिया पे दबाव डाला, इसका भी एहतसाब नहीं हुआ क्योंकि एक चीजें फैक्ट थी सामने थी। आज जज कह रहे हैं कि कुछ लोग, किसी को भी ये इजाजत नहीं होनी चाहिए वो बेडरूम में जाए या उनके कोर्ट रूम में जाए, सीधी सी बात ये है। लेकिन ये देखना चाहिए कि इन्होंने दबाव में फैसले कौन से दिए, ये क्यों नहीं लिखे। मुझे तो अगर देखना होगा तो ये तो एक मखसूस पैटर्न पे फैसले दिए जा रहे हैं। खान साहब कहते थे पता नहीं तो अदालत लगे मैं माफी मांग लूंगा, लेकिन इमरान खान जब कहते थे कि जी आपने हुंडी के जरिए पैसे भेजने हैं, आपने मुल्क का ला नहीं बनाना और आप समाजी बाइकाट कर दें, फलाना कर दें, ये जजेस कहते हैं 200 लोग डिसोबीडियंस कर दें। मतलब जजेस को फैसलों में बोलना चाहिए ना। ये गुफ्तगू क्या थी, क्या ये सब चीजें एक मिला के देखी जाएंगी? लेकिन चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जिन पे, लेकिन इसमें छोटी सी चॉइस, बिल्कुल इसको जजेस ने हर दरवाजे पे दस्तक दी। उन्होंने अपने चीफ जस्टिस को खत लिखा, मैं यही कह रहा हूं, साहब को खत लिखा, देखें अब काजी साहब से मिले। अब काजी साहब जीरो जज थे, ठीक, उमर अता बंदयाल के दौर में ये जो आज मोहसिन अख्तर कियानी साहब के बारे में कह रहे हैं, तो काजी फायजीसा साहब को तो कोर्ट ने लिख के कहा था आपने फलाने का केस ही नहीं लेना। तो अगर आपके फैसले मुसलसल एक के हक में तो आपको भी नहीं सुनने चाहिए, आपको चाहिए कि हमारे ऊपर था फलाना था बताएं। मैं समझता हूं काजी साहब के ऊपर जितना भी प्रेशर आया, उन्होंने आज फुल कोर्ट बिठा के ये साबित किया कि वो गैर जानिबदार हैं, वो किसी के प्रेशर में नहीं है। उमर अता बंदयाल साहब से सारी दुनिया मैं जज कहते थे कि जी फुल कोर्ट बुला लें, मुतनाज़ा हो रहे हैं, आप इलेक्शन के ऊपर फैसला कर लें, फुल कोर्ट बुला लें, नहीं बुलाई। अक्सरियत भी थी उनकी। काजी साहब ने बेस्ट ये किया कि जो अभी आपको पता है फौजी अदालतों में कहा गया कि 6 नहीं 9 जज बिठाएं, 5 नहीं 8 बिठाएं, कि वो 3 जजेस पता नहीं वो कौन से हैं, तो वो भी सारे इसमें आ गए। अब वो कल दोबारा है, प्राइम मिनिस्टर जाहिर है कि इजाजत ही होगी ना चीफ जस्टिस की कि वो जब अटॉर्नी जनरल मिलके जा रहे हैं, इन चीजों को वंस फॉर ऑल सेटल करना है, मट्टी नहीं डाली जा सकती। ये इतना बड़ा काम कर दिया इन्होंने, या ये जज बाकियों के जिम्मे लगेंगे या ये जज अपनी उससे जाएंगे, क्योंकि शवाहिद तो सबको देने होंगे।
अगर है चीज पब्लिक हो गई है ना जी, अगर फैसले बताएंगे कि हमने कौन सा फैसला किसके हक में, एक फैसला बताना पड़ेगा और लोगों का नाम बताना पड़ेगा। किसने मुबैना बेटी के हवाले से एक केस चला था, उसके ऊपर वो सिवाय उसके साजिद रामी शख्स का लिख के बाकी तो कोई नहीं दिया ना। अब ये उमर अता बंदयाल साहब को भी कटहरे में लाए, एजाजुल हसन साहब को भी लाए, और आमिर फारूक तो मौजूद हैं, वो भी बताएंगे कि उन्होंने किस किस से बात की थी। इसको पब्लिक कर देना चाहिए, बिल्कुल लाना चाहिए। काज़मी साहब देखिए, ये इम्तिहान अब चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान का है, ये उमर फारूक साहब का है, आमिर फारूक साहब का है, या इन 6 जजेस का है? ये इम्तिहान पूरी कौम का है। जिस कर्ब से ये कौम गुजर रही है, जो आइन और कानून के साथ 2 सालों में हो रहा है, हम तो स्टोरी शुरू कर रहे हैं इस लेटर से कि ये लेटर आ गया और इससे कोई बयानिया बन गया। ये कोई पहला लेटर नहीं है, कितने लेटर इससे पहले उन्होंने आमिर फारूक साहब को लिखे, अता बंदयाल साहब को खत लिखा, उनसे मुलाकात की, उस मुलाकात के अंदर कौन कौन मौजूद था, तो सारे लोग जो रेलेवेंट हैं वो अवेयर हैं कि क्या हो रहा था। और फिर पाकिस्तान की कौन कौन सी हाई कोर्ट ने ये रिमार्क्स दिए कि आप जाके प्रेस कॉन्फ्रेंस कर लें, हम जमानत देंगे तो आपको नहीं छोड़ा जाएगा। ये इस्लामाबाद हाईकोर्ट कौन नहीं सिर्फ इस्लामाबाद ने नहीं दिए, दीगर हाईकोर्ट, पेशावर हाईकोर्ट ने भी ये रिमार्क्स दिए, प्रेस कॉन्फ्रेंस इधर से थी जी, पेशावर हाईकोर्ट ने भी रिमार्क्स दिए, लाहौर हाईकोर्ट ने भी रिमार्क्स दिए, बलोचिस्तान हाईकोर्ट ने भी रिमार्क्स दिए। तो ये कोई ये बात नहीं, मसला दिया ना, मसला ये है कि शौकत सिद्दीकी साहब की आज हम बात कर रहे हैं। शौकत सिद्दीकी साहब ने आपसे कुछ देर पहले टीवी पे बैठ के कहा है कि मैं इनकी हमायत करता हूं इनके मुतालबे की, वो तो इनके साथ खड़े हैं। देखिए मसला ये है 2 चीजें सर, देखिए 2017 भी है, 2018 भी है, 2019 भी है, 2020, 21, 22 भी है। उस दौरान जब आपके ऊपर दबाव डाला जाता रहा और आप किसी की जमानत लेने के लिए तैयार नहीं थे, 2 साबिक प्राइम मिनिस्टर थे वो अंदर थे और पूरी पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून अंदर थी, किसी जज ने उनकी जमानत ले ली। उस वक्त भी प्रेशर था, लेकिन उस वक्त आप अफोर्ड करते रहे। आज क्या प्रॉब्लम होगी? नहीं, आज तो नहीं। देखिए ना, अगेन ये वही तरीका है जिस तरह जो है मगरबी मीडिया इसराइल और फलस्तीन का तनाजा रिपोर्ट करता है कि आज हमास ने रॉकेट मारा है, आज मसला शुरू हुआ। भाई वो कब से खत लिख रहे हैं, किस वक्त उन्होंने पिछले साल 2017 में क्यों नहीं लिखा, 2018 में क्यों नहीं, 2019 में क्यों नहीं? पर अभी उन्होंने लिखा है ना, 6 जज साहिबान ने लिखा है। 2017-18 में शौकत सिद्दीकी साहब बोल रहे थे ना, शौकत सिद्दीकी साहब बोले ना उस जमाने के अंदर, लेकिन शौकत सिद्दीकी साहब अकेले रहे, किसी जज ने उनको सपोर्ट नहीं किया। तो वो आज वो कह रहे हैं, वो कहते हैं मेरा तो सोशल बाइकआउट कर दिया था उन्होंने, मेरे तो मैसेज का जवाब नहीं देता। हो सकता है ना कि उस वक्त क्या पता उन अकेले को उन हालात का सामना हो। यहां पे तो 6 जज साहिबान आप कह रहे हैं ना, 6, और वही शौकत सिद्दीकी साहब भी कह रहे हैं कि इनका जो भी मुतालबा है उसको देखना चाहिए। अब देखिए, ये कोई ये बात नहीं कि 2 बंदे या 3 बंदे या कोई वकील या 2 वकील कह रहे हैं। हाई कोर्ट के 6 जज साहिबान, पूरी ऑलमोस्ट हाई कोर्ट, मासवाए चीफ जस्टिस साहब के 7वां जज भी उसको इंडोर्स कर रहे हैं। आप इसको छोटी बात समझते हैं? यहां पे हम जजों को कटहरे में खड़ा कर दुनिया में कोई इस किस्म का इसकी कोई मिसाल मिलती, कोई मिसाल। और दूसरी, ये जो हाई कोर्ट है ये किसी रिमोट एरिया में नहीं है, दारुल हुकूमत में है। और ये जो सारे जज हैं, आप इनके बारे में जो मर्जी कर लें, इनका जो कैरियर है वो भी सबके सामने है, इनके फैसले भी सबके सामने हैं। इन्हीं जजेस की तारीफ होती थी, इन्हीं जजेस के ऊपर दूसरी जमात वाले तनकीद करते थे कि जनाब फलाने जज ने ये फैसला दे दिया, फलाने ने वो फैसला दे दिया। ये जो बात है इसको बड़ा सीरियसली आपको लेना चाहिए। सीरियस है ही ना भी ली जाए तब भी ये बात सीरियस है, सीरियस बात। मेरे साहब आपके पास एक सवाल छोड़कर मैं जा रहा हूं। ये फरमाइए, एक एतराज ये किया जा रहा है कि जजेस माजी में क्यों खामोश रहे हैं? माजी में भी दबाव था और बाकायदा उस वक्त भी जब जनरल फैज हमीद साहब थे, सब जजेस को एंगेज किया जाता था। उस वक्त भी लोग आते थे, काज लिस्ट बदल दी जाती थी। शौकत अजीज सिद्दीकी साहब के एतराफात सबके सामने हैं, तो उस वक्त ये क्यों खामोश रहे? एक सवाल अब बार बार ये पूछा जा रहा है, आपसे भी ये सवाल है कि उसकी क्या वजह थी? वो कंप्रोमाइज जायज था और ये कंप्रोमाइज जो है वो नाजायज है। छोटी सी ब्रेक के बाद दोबारा जरा प्रोग्राम में दोबारा खुशामदीद। ऐसा ये सवाल पूछा जा रहा है बार बार कि जजेस माजी में क्यों खामोश थे? और जब नून लीग की गवर्नमेंट थी उस वक्त भी प्रेशर था, इमरान खान के दौर में तो बाकायदा प्रेशर था और गवर्नमेंट उसको इंडोर्स करती थी, उस प्रेशर को जायज समझती थी। और अब जो प्रेशर है ये नाजायज कैसे हो गया और माजी का जायज कैसे हो गया? वो 2 तरह का प्रेशर है ना। हम अब जो तो रजामंदी के साथ अगर दबाव खेल रहे हों तो फिर तो वो ठीक है, अगर जबर वाला दबाव जो है वो कर दिया जाए और वो मुखालिफ को सपोर्ट करता हो तो वो नाजायज़ है। ये एक ना सिर्फ एक ट्विस्ट करने की जावेद साहब कोशिश की जा रही है। जैसे आपने भी पहले गुजारिश की और काज़मी साहब ने भी फरमाया कि ये जज साहबान जो है ये पहले गुज़श्ता 1 साल से लेटर लिख रहे थे। आपने फरमाया कि वो हर जगह पे जाके दस्तक दे रहे थे। ये आइन में कहीं नहीं लिखा हुआ कि जज साहबान ये काम करेंगे।
और जब ये पूरा 1 साल ये लेटर्स लिख रहे थे तो वो लीक नहीं हुए, आज वो लेटर क्यों लीक हो गया? ये टाइमिंग बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और फिर इस लेटर्स के अंदर जो एतराज है, टाइमिंग किस चीज की टाइमिंग? आज किसकी टाइमिंग सर? क्या केस चल रहा है जिसकी वजह से? जी मैं वो गुजारिश करने लगा था कि जैसे ही चीफ जस्टिस पाकिस्तान जो है वो एक 190 मिलियन पाउंड से रिलेटेड मलिक रियाज से रिलेटेड केस का फैसला करने लगते हैं तो अदलिया के ऊपर कोई ना कोई हमला कर दिया जाता है। पहले कमिश्नर रावलपिंडी को लॉन्च किया गया, अब ये जज साहबान सामने आ गए हैं। कमिश्नर रावलपिंडी के इल्जामात को भी पीटीआई ने कहा ये हमारे, हम इसको ऑन करते हैं। आज भी पीटीआई कह रही है हम इनको ऑन कर रहे हैं। और जैसे सबसे इंपॉर्टेंट बात कि इन 6 जज साहबान का एतराज है इंटेलिजेंस एजेंसी से, उनके खिलाफ कार्रवाई करने की बजाय वो ये कह रहे हैं कि आमिर फारूक साहब को हटा दें। क्यों? क्योंकि आमिर फारूक साहब के खिलाफ पीटीआई पिछले 1 साल से कह रही है, अदम एतमाद कर रही है कि आप इनको तहरीक इंसाफ के मुकदमात से अलग किया जाए, काजी फाजिल साहब को इनके मुकदमात से अलग किया जाए। तो मतलब दिल्ली तो थैले से बाहर आ गई कि इस जज के इस लेटर के पीछे मकासद क्या है। और दूसरी मेरी बात मेरे भाई ने की रेपुटेशन की, तो ये रिकॉर्ड की बात है, ये रेपुटेशन की वजह से ही तो ये सारे सवालात जो है वो जनरेट किए हैं कि अगर तो ये रेपुटेशन इन जज साहबान की जो है वो गैर जानबदार होती तो पूरी कौम इनके साथ खड़ी होती। लेकिन इन जज साहबान की रेपुटेशन ये है कि इन्होंने जेल मैनुअल के खिलाफ गैर कानूनी तौर के ऊपर इमरान खान साहब की जेल को एक सियासी अड्डा बनाने की इजाजत दी, बेतहाशा मुलाकात करने की इजाजत दी, जेल सुपरिटेंडेंट को तलब करके धमकी लगा रहे हैं कि आप 7 दिन जो है उसको मुलाकात करने की इजाजत दें। तो इस वजह से इनकी रेपुटेशन जो है उसके ऊपर क्वेश्चन उठा कि ये किसी सियासी जमात के लिए काम कर रहे थे। पाकिस्तान के कानून में इस बात की गुंजाइश नहीं है कि किसी कैदी को जेल से बैठकर सियासत करने की इजाजत दी जाए, उसके जो मुकर्ररा दिन है उसके अलावा उससे मुलाकात करने की इजाजत दी जाए। तो फिर ये जज साहबान क्यों जेल इंतजामिया के ऊपर दबाव डालकर कह रहे थे कि नहीं आप मुलाकात करने की इजाजत दें? नहीं, आपका ख्याल ये है कि ये 7 के 7 जजेस जो हैं इनका टिल्ट पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरफ है और ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जजेस हैं, आप ये कहना चाह रहे हैं? मैं ये कहना नहीं चाह रहा, मैंने अपनी दरख्वास्त के अंदर बाकायदा तौर के ऊपर केसेस के हवाले देके ये बात एस्टेब्लिश करने की कोशिश की है कि ये जज साहबान जो है वो तहरीक इंसाफ के बयानिए के लिए काम कर रहे थे, काम कर रहे हैं। इसके अलावा इस खत की ना कोई आईनी हैसियत है ना कोई कानूनी हैसियत है, सिर्फ और सिर्फ तहरीक इंसाफ को बयानिया बनाने के लिए ये एक कंट्रोवर्सी दी गई है और तहरीक इंसाफ कह रही है कि यही हमारा मौकफ है। ना तो इन आइन जो है वो इन जज साहबान को यह इजाजत देता है कि वो सुप्रीम जुडिशल काउंसिल से मशवरा मांगे, ना आइन और हलफ जज साहबान को यह इजाजत देता है कि वो शिकायत कुनिंदा बने। उनका हलफ कहता है कि आप लेकिन ये सब जब आइन के अंदर गुंजाइश ही नहीं कि ऐसी सूरत हो तो उसमें क्या एक जज को क्या करना चाहिए? वो सुप्रीरियर जो जुडिशरी है उसी की तरफ जाएंगे, उस चीफ जस्टिस पाकिस्तान से पूछेंगे। ये मेरा ख्याल है उनका जायज हक है जो उन्होंने अपना इस्तेमाल किया। राना साहब ये फरमाइए, ये प्राइम मिनिस्टर के साथ क्यों मुलाकात हो रही चीफ जस्टिस साहब की? देखें, ये एक ऐसा इशू है कि जिसमें एग्जीक्यूटिव ब्रांच का बार बार खत में भी जिक्र आया है। अटॉर्नी जनरल मिलते हैं चीफ जस्टिस से, फिर फुल कोर्ट होती है, फिर अटॉर्नी जनरल प्राइम मिनिस्टर से मिलते हैं और जाहिर है कि चीफ जस्टिस साहब की रजामंदी शामिल है तो ये मुलाकात हो रही है। ठीक। तो हम ऐसा किबला कावा कैसे बना लेते हैं कि मुल्क के स्टेट के 2 आर्गन्स हैं और वो आपस में बात ही ना करें, वो छुप के करें? मतलब पब्लिक होगी ना बात कि जी लॉ मिनिस्टर भी होंगे, अटॉर्नी जनरल भी होंगे, सीनियर 3 जज भी उस मुलाकात में मौजूद होंगे। ठीक है। जाहिर है कि जो चीफ जस्टिस साहब, अब मुझे नहीं पता ये ख्वाहिश प्राइम मिनिस्टर की है या ये चीफ जस्टिस की है कि भाई मुलाकात, क्योंकि ये भी अनप्रेसिडेंट है मतलब लेकिन ये हालात भी अनप्रेसिडेंटेड है। आप देखें ना कि यहाँ कब कैसे हुआ, यहाँ आसिफ सईद खोसा साहब बैठे होते थे जो कहते थे कि आप ले आओ, फिर जब वो दरखास्त के ऊपर कुछ नया आता था, जज अरशद मलिक की वीडियो, तो उन्होंने वो, मैं कहता हूँ वो जो बहिश्ती जेवर किताब है ना जिसमें लिखा हुआ है कि आपने मरने के बाद पुलिस रात से कैसे गुजरना है, उन्होंने वीडियो की फ्रांजिक वो लिख दी, बरतानिया ने वो फ्रांजिक ओके कर दी, सदाएं होगी हमारे चैनलों को वहां पे उस बुनियाद पे झूठ बालने पे। वो जो आज सेनेटर बन गया बिला मुकाबला नासिर भट्ट, उन्होंने पैसे भी कमा लिए। हमारी अदलिया ने माशाल्लाह ऐसे ऐसे काम किए हैं कि वो लिख के चले गए, क्या बातें लिख के चले गए कि जी किस तरह से एविडेंस होगा। यहाँ तो वैसे ही नहीं बनता एविडेंस, जो आ गया उसको उन्होंने पूरी कोशिश की कि वो जीरो हो जाए, ना सके। अब अगली बात यह है, आज जब चीफ जस्टिस और प्राइम मिनिस्टर मिलेंगे तो वो भी एलामिया जारी होगा। काजी साहब का ये बड़ा क्लियर है, जैसे उन्होंने लाइव ट्रांसमिशन शुरू की तो बहुत सारों को हुआ कि ये इनकी पसंद का केस है, ये उनकी पसंद का केस। ये अब जजेस के कच्चे चट्ठे जो हैं, बाकी दुनिया के तो खुल जाते हैं ना,
ये मुकद्दस गाय नहीं होनी चाहिए, ये आपके और मेरे टैक्स पे चल रहा है। जो इनको भी ओपन होना चाहिए, जो इनके केसेस भी ओपन होने सदीकी साहब चाहिए। का केस है, अभी इन 6 जजेस का केस है, मेरा मुकद्दस गाय रहे ही नहीं, ओपन होना चाहिए ना। तो पाकिस्तान में कोई बाइज्जत रहेगा नहीं जब ओपन हो जाए, जो जैसे प्राइम मिनिस्टर के लिए साद रफीक ने कहा था कि वक्त आएगा कि कोई प्राइम मिनिस्टर नहीं बनेगा। आप देख लेना कि वो बिलावल फेंक रहे थे पीटीआई पे, पीटीआई फेंक रही थी इन पे, फिर वो शहबाज शरीफ के पास ही आई कि जी इन्होंने भी ऑफर की कि पहले पीटीआई बना ले। हमने वो इज्जत वाली बात है कि शहबाज शरीफ साहब की बहादुरी को सलाम है वाला रहने देना नहीं, प्राइम मिनिस्टर बन गए। फौरी तौर पे नहीं, वो आज ही मैं एक जगह जावेद लतीफ साहब कह रहे थे, कहेंगे वो भी मुखालिफ थे उसके कि पीएमएलएन को हुकूमत बनानी चाहिए। काज़मी साहब ये फरमाइएगा सर, ये जो एक परसेप्शन क्रिएट हो रहा है कि ये सब जजेस जो है इमरान खान साहब को सपोर्ट करते रहे और ये इमरान खान साहब को रिलीफ देना चाहते हैं और ये बेसिकली पॉलिटिकल जजेस हैं, तो ये एक सिनेरियो ये भी डेवलप हो रहा है और ये अगर प्रवेल कर गया ये बयानियां तो फिर अदलिया कहां स्टैंड करेगी? ये वो किस इमरान खान की बात हो रही है जिसकी 6 महीने से फोटो भी नहीं किसी ने देखी? 6 महीने से नहीं, ये कैसी अदालतें हैं जो 6 महीने से उसको किसी अदालत में भी नहीं बुला सके? ये कैसे उसके जो है वो जेल को अदालत बना दिया और नहीं, तो जेल को उन्होंने थोड़ा अदालत बनाया। हाँ। ये कैसे वो हैं जनाब उनके सपोर्टर्स जो इतने ताकतवर जज हैं, जो मुबैना तौर पे कहा जा रहा है, जो उसको अपनी अदालत में नहीं बुला सकते, उसको किसी अदालत में नहीं पेश किया जा रहा। देखिए ये इल्जाम सारी सियासी जमातें एक दूसरे के ऊपर लगाती हैं। यहाँ पे जो इशू है, इशू ये है कि इस लेटर के जो कंटेंट है उसके ऊपर तवज्जो करने की जरूरत है। आज जो हमारा मुल्क जिस नहज पे खड़ा है ना, अगर हम इसी तरह कहें उसने वो कर दिया था, फलाने ने वो कर दिया था, तो यकीन कीजिए कि आज से 40 साल बाद भी हम यही बहस कर रहे होंगे। या फिर सवाल तो काज़मी साहब ये भी बनता है कि जब भी किसी के साथ कोई ज्यादती होती है, जब किसी को धमकी दी जाती है, जब किसी शख्स को दबाव किसी के डाला जाता है तो वो अदालत के पास जाता है। अब जजेस के ऊपर अगर दबाव आया था तो वो फैसला कर देते, वो तौहीन अदालत में उसी वक्त एक जज ने सिर्फ फैसला लिखना था, लिख के वो आदमी का कैरियर खत्म हो जाता उस ऑफिसर का, तो आप उसके बजाय शिकायत कर रहे हैं। नहीं, पर मसला ये ना कि जजेस जो हाई कोर्ट के जजेस हैं, वो कोई केस उनके सामने हो उसमें तो वो फैसला लिख सकते हैं, ले सकते हैं ना। जज कुछ भी कर सकते नहीं, जज मुझे धमकी दी इस बंदे ने जी, मैं इसका फैसला करूं, नहीं वो खुद नहीं कर सकता ना। देखें हाई कोर्ट का जज तो सुमोटो भी नहीं ले सकता ना खुद। आपको पता है कि इवन के अब तो सुप्रीम कोर्ट में भी वो कमेटी बन गई है रात को। अब आपने मुझे कहा, वरना मैं अतर कादरी साहब के बीच में ना बोलता। सुमोटो हो रहे थे, शौकत अजीज सिद्दीकी साहब ले रहे थे, उस वक्त की सुप्रीम कोर्ट ने रोका कि ओहो ये तो धंधा हमारा है 184(3) का, उन्होंने रोक दिया। ये जो जजेस हैं ये आज भी इस्लामाबाद हाई कोर्ट में भी बाकी में भी एक केस से दूसरे का बच्चा ऐसे बनाते हैं। नोटिस इशू हो जाता है, ऑडियो फ्रांसिक हो रही है ना, एक मिनट, ऑडियो फ्रांसिक हो रही है, केस क्या था? सारे पाकिस्तान की इंटेलिजेंस एजेंसियों को डाल लिया ना बाबर सत्तार साहब ने कि लाओ, नहीं लाते, प्राइम मिनिस्टर आएगा, नहीं लाते। बाबर सत्तार कोई अपनी जाती जायदाद वहां बचा रहा था। बाबर सत्तार पाकिस्तान के लोगों के आईनी हक की बात कर रहा था, आईनी हक की बात कर रहा था। मसला ये है कि राइट्स है ना लोगों के, उनको प्रोटेक्ट कर रहा था, जाती तो नहीं कर रहे थे ना सर। जब आप डिप्टी कमिश्नर को आपने सिर्फ डिप्टी कमिश्नर आपने एसएसपी को सजा दे दी, तो आप इससे दूसरे सरकारी मुलाजिम को भी जहां यूज करना है वहां करते हैं। उन्होंने कोई डिप्टी कमिश्नर कोई सरगोदा को सजा दी, तो सो मोटे तो बना इकट्ठा कर लिया, लाहौर के किसी डीसी को दे दी, केस चल रहा था ना जी उनका, और पिंडी वाले डीसी ने अदालत की है। सर जब मुद्दई आप खुद हैं, आप कहते हैं जी मुझे प्रेशराइज किया गया, तो आप कुछ भी कर सकते हैं सर। नहीं, कुछ अगर आपके सामने वो मैटर चल रहा हो तो आप कर सकते हैं ना। ये तो नहीं कि जज आके कहेगा कि मुझे छोटी सी एक चीज इसमें सिर्फ ऐड करना चाह रहा हूं कि मसला ये है कि जिस तरीके से चीजें यहां पे चल रही हैं, जिस तरीके से हम जज साहिबान की जानिब जो उनकी जानिब से खत सामने आया, उनके लिए जिस किस्म की जुबान इस्तेमाल की जा रही है कि हमने कहा कि जी 6 जज जो हैं वो खुदा ना खास्ता कुछ नहीं समझते, ना वो आइन समझते हैं, ना वो कानून समझते हैं, वो एक पार्टी का फैन क्लब है और हम सारे और मीडिया वाले और बाकी सारे बेहतर समझते हैं। देखिए उन्होंने जो रास्ता लिया, अगर उन्होंने गलत रास्ता लिया होता तो आज चीफ जस्टिस साहब कहते हैं ना कि जनाब ये गलत लेटर है, क्यों लिखा आपने मुझे, या वो उनको आगे से सर्जनिश कर देते। तो देखिए उन्होंने आईनी रास्ता लिया है और अवाम के राइट्स को प्रोटेक्ट करने की बात हो रही है। बड़ा काम, बड़ा मसला ये छोटा नहीं है, इसको सारी कौम तस्लीम कर रही है। दूसरा, इसका कोई ना कोई सोल्यूशन होना चाहिए, बगैर सोल्यूशन के इसको अंडर द कारपेट नहीं डाला जा सकता। तीसरी ये है कि जजेस का हक है कि वो खत लिखें, ये फैसला करें। ये तीनों चीजों पे सारा कंसेंसस है, लेकिन हम डिबेट ये कर रहे हैं कि उनके पास एक इख्तियार था, फैसला कर देते हैं सूरत ब्रेक के बाद दोबारा जरूर।
प्रोग्राम में दोबारा खुश आमदीद। मेरे साथ ये फरमाइएगा सर, ये जब जजेस को खुद प्रेशर डाला जा रहा था जजेस के ऊपर, तो क्या वो खुद इनिशिएटिव लेके और सजा दे सकते थे? जिस ऑफिसर को भी, कोई ऑफिसर उनके दफ्तर में आया उसने कहा जी आप ये करें, तो क्या वो उसको सजा दे सकते हैं या बाकायदा केस होना चाहिए पहले? नहीं जावेद चौधरी साहब बिल्कुल दे सकते हैं। आइन के आर्टिकल 199 को जब आप सुप्रीम कोर्ट के उन फैसलों के साथ मिला के पढ़ते हैं, जिनमें एक केस चल रहा है जावेद चौधरी बनाम अतर काजमी, उसमें एक जज साहब को अप्रोच किया जाता है और दबाव डाला जाता है कि आप काजमी साहब के हक में फैसला कर दें, तो वो उसी केस के अंदर एक नोट लिख के ये कह देते हैं कि इसने एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ जस्टिस के अंदर रुकावट क्रिएट करने की कोशिश की है, इस बुनियाद के ऊपर मैं इसको तौहीन अदालत का नोटिस जारी करता हूं। उसकी वजूहात ये है, उसका रेफरेंस दिया जाता है, उसका नोट बनाया जाता है और उसके खिलाफ प्रोसीड करना शुरू कर दिया जाता है। सरकारी वकील को जो है वो प्रोसिक्यूटर अपॉइंट कर दिया जाता है। उसका केस, उसी केस में 2 केस जो है वो चलने लग पड़ते हैं। मैं गुजारिश ये करना चाह रहा था कि काजमी साहब और आप दोनों मुझे वो आइन का आर्टिकल बता दें, मुझे जजेस के कोड ऑफ कंडक्ट का वो रूल बता दें जिसमें जज साहबान को ये इख्तियार दिया गया है कि वो खत लिख सकते हैं, वो, ताकि मैं भी ये, मेरे लिए भी ये बात नहीं है ना कि जज आइन के तहत अनप्रेसिडेंटेड है, नहीं लिख सकते। देखें ये नई सूरत हाल है और नई चीज है, इसके बारे में पहले कोई हिस्ट्री के अंदर इस टाइप का कोई एविडेंस नहीं मिलता कि हम आपके सामने पेश कर सकें, क्योंकि आइन के अंदर ऐसी कोई बात नहीं लिखी हुई। रिपोर्ट की है मीडिया में जी, वो काजमी साहब उनके अपने फायज ईसा साहब खत लिखते होते थे। जी वो दुरुस्त कह रहे हैं आप, वो अपने जस्टिस को लिखते थे। काजी फायज साहब अपने सुप्रीम कोर्ट की बाबत अपने इश्यूज के ऊपर खत लिखते होते थे, बाहर की बैरूनी मुदाखलत के ऊपर उन्होंने आज तक खत नहीं लिखा, बावजूद इसके कि उनकी पीटीआई ने बाजमात एस्टैब्लिशमेंट के साथ मिलकर उनकी जासूसी की, लेकिन उन्होंने उस इशू के ऊपर कभी खत नहीं लिखा, वो अदालत चले गए। मौजूदा जज साहबान भी ये तरीका इख्तियार कर सकते थे, अपने इस्लामाबाद हाई कोर्ट के रजिस्ट्रार को कहते कि ये सारे वाकयात हैं, हम आपको एंडोर्स करते हैं, आप हमारी तरफ से पिटीशन सुप्रीम कोर्ट में दायर कर दें। वो इन जज साहबान की तरफ से पिटीशन दायर कर सकते थे, लेकिन मौजूदा ये 6 जज साहबान एक मुतनाज़ा किस्म का बगैर हवाले देकर, बगैर तारीखों का जिक्र देके पूरी अदलिया को और पूरे स्टेट को अंडर क्वेश्चन नहीं कर सकते कि आप जो है हमें जो है वो दबाव डाला जा सकता है। इसकी आइन में कोई गुंजाइश नहीं है। आप फैसला दे सकते हैं, आपका इख्तियार है, आपने हल्फ इस बात का उठाया है, आप पर कोई बंदा दबाव डाल रहा है, आपने उसके दबाव में नहीं आना, आपने मेरिट के ऊपर फैसला करना है। आपने तो अपने सारे फैसले जो है इन 6 जज साहबान ने वो मुतनाज़ा कर दिए। इन 6 जज साहबान ने गुज़श्ता 1.5 साल में जितने फैसले किए हैं उनकी इंक्वायरी होनी चाहिए, क्योंकि उनके ऊपर शक पैदा हो गया, या तो उन्होंने दबाव के तहत फैसला दिया या बुकस के अंदर फैसला दिया, कोई ना कोई तो सूरत हाल बनी ना। नहीं वो सर, वो चीफ जस्टिस हाई कोर्ट को भी तो लेके बैठ गए ना सर, जो चीफ जस्टिस है उनके बारे में जो उन्होंने सवाल उठा दिए हैं, अब वो किस हैसियत में अपनी कुर्सी में बैठेंगे? मुतनाज़ा तो उन्होंने उनको भी कर दिया ना। मैं गुजारिश ये कर रहा था, ये चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट, चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट का इख्तियार है कि उनके अब इसी बात को लेकर आगे चले जाएं कि इन्हीं 6 जज साहबान ने उमरता बंदयाल साहब से मुलाकात की, लेकिन उन्होंने इनकी बात को नजरअंदाज कर दिया, कोई इशू नहीं लिया। क्यों नहीं लिया? क्योंकि जावेद चौधरी साहब ये एक ऐसा मुबहम किस्म का वाकयात है जिनमें किसी केस का जिक्र नहीं है, किसी दिन का जिक्र नहीं है, किसी शख्सियत का जिक्र नहीं है, और सीधा सीधा उठ के जो है वो इल्जाम लगा दिया। तो बंदयाल साहब ने भी रिजेक्ट कर दिया, आमिर फारूक साहब ने भी रिजेक्ट कर दिया। ठीक, आप रुकिएगा, साथ नहीं कर रहे साहब। ये फरमाए, ये जो इशू तो बहुत बड़ा है, अल्टीमेटली इसका नतीजा क्या निकलेगा? देखें, जो बात है ना आमिर फारूक साहब की, और जो चीफ जस्टिस साहब चले गए, अब ये बात कल रिकॉर्ड पे आनी चाहिए कि उन्होंने क्या लिखा था, उन्होंने क्या कहा था, क्योंकि अभी तो हम अजम्पशन पे खड़े हो गए ना। आखिर उमर अता बंदयाल साहब इस खत 13 मई 2023 के बाद कई महीने चीफ जस्टिस रहे, ठीक, तो वो जिस तरह का फैसला उन्होंने इलेक्शन कराने पे दिया था, इस तरह का कुछ तो लिखा होगा, कोई बात तो की होगी ना मट्टी डालने के लिए या कुछ भी करने के लिए। बताया जजेस ने फोन किया, उन्होंने कहा जी आइंदा ये नहीं करेंगे, मुझे उनसे बात होगी। जब आप रिकॉर्ड पे एक चीज लाए तो उसको रिकॉर्ड पे ही लाना है। असल इशू यह है कि जजेस साहिबान ने मांगी क्या रेमेडी, उन्होंने मांगी है कन्वेंशन, ताकि हम तकरीरें करें, कन्वेंशन, और तकरीरों में सारे जजेस आके तकरीरें करें। क्या ये कोड ऑफ कंडक्ट है? ये जुडिशरी नहीं है, ये तो लेबर यूनियन वाला काम है।
मतलब आप बताएं ना कि आप यूनियन बनाना चाह रहे हैं, क्या करना चाह रहे हैं, तो या तो आप ये कहते हैं कि जी हम आपके लम्बे बतौर चीफ जस्टिस ये कदम लेके आ रहे हैं, हमारे साथ ये चीजें हैं, या हम फैसला करने लगे हैं और आपको सिर्फ बता रहे हैं को लाए बगैर कि भाई ये खत पब्लिक क्यों हुआ, कैसे हुआ, हो गया, मीडिया पे आ गया, हमेशा से आए, जैसे काजमी साहब कह रहे थे फायज ईसा साहब के, लेकिन वो लिखते खत अपने चीफ जस्टिस को ही थे। ये जो 2 साल 1.5 साल रोके रखे खत और फिर अब इकट्ठे करके दोनों खत लाके पब्लिक हो गए, बिल्कुल ठीक है। तो इसीलिए चीफ जस्टिस ने बेस्ट कदम उठाया कि उन्होंने फुल कोर्ट बना ली। अब हमें इसके अलावा हमारे पास फोरम कोई नहीं है, इसके अलावा आजम से वो मिल रहे हैं, अटॉर्नी जनरल उसमें शामिल है, लॉ मिनिस्टर उसमें शामिल है कि आपको क्या क्या ऐसे कदम उठाने होंगे कि जुडिशरी इंसाफ देती हुई, हम क्यों सबसे नीचे से टॉप में जा रहे हैं, मतलब अदलिया में। ये क्वेश्चन तो चीफ जस्टिस के लिए भी है, तमाम रिस्पेक्टिव हाई कोर्ट्स के चीफ जस्टिस के लिए है, और नीचे तो करप्शन की इंतहा है या यहाँ तो ऊपर की अब कहानियां उबल उबल के आ रही हैं कि नकवी साहब को, ये मियां दाऊद साहब इत्तेफाक से बैठे हुए, इन्हीं के रेफरेंस पे बाकायदा सजा भी दी गई, मुजरिम भी बनाया गया उन्हें, ठीक है ना। तो बरतरफ कर दिया। जब ये लेवल सुप्रीम कोर्ट तक आ चुका हुआ है, एक जज पुरस्कार अंदाज में रिटायर होके एजाजुल हसन साहब चले गए, आप मेरी ये स्टडी है उसके ऊपर कि उन्होंने वो जो कहते हैं ना, वो फैन क्लब ये कह रहे हैं, उनसे भी नहीं बात की। वो जो रिटायर्ड चीफ जस्टिस थे वो भी पूछ रहे थे गीता की है, मतलब वो अभी तक खामोश हैं, और ये चीजें अब किसी कोई स्कॉर्पियो के अंदर नहीं जानी चाहिए कि वो अचानक इस्तीफा दे नहीं, यही बात कि वो क्या ऐसा काम हुआ भाई, जब आप इतने सुओ मोटो कराते थे साकिब निसार साहब के साथ, सारे फैसले एजाजुल हसन साहब लिखते थे, रात चलते सुओ मोटो हो रहे थे, लाहौर जाते हुए, गुजरांवाला जाते हुए, वो पिंडी शहर में जा रहे हैं, शर्जील मेमन का वो हॉस्पिटल चेक करने जा रहे हैं, एक आम जज के मुंह पे फोन मारा जा रहा है चीफ जस्टिस की तरफ से, तो फिर ये इतनी जरूरत तो होनी चाहिए थी ना कि बता के जाते कौम को यार ये मसला मेरा। मैंने ब्रेक लेनी है, काज़मी साहब आपके पास सवाल छोड़ के जा रहा हूं कि सिर्फ पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ जमात है जो इस वक्त इन 6 जजों के साथ खड़ी है। देखिए इतनी ज्यादा सियासी जमातें हैं, इतने ज्यादा फोरम्स हैं पाकिस्तान के अंदर, बाकी लोग क्यों नहीं है इन जजेस के साथ खड़े हुए? छोटी ब्रेक को, ब्रेक के बाद दोबारा जरूर। प्रोग्राम में दोबारा खुशामदीद। काफी साहब ऐसे ही सिर्फ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को सपोर्ट कर रही है सर, सिर्फ एक पार्टी को क्या मसला है? नहीं, मुझे नहीं पता इसका कि बाकी दीगर सियासी जमातों का क्या मौकिफ है। सिर्फ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, मुझे ये याद है कि माजी में जब जस्टिस बाबर सत्तार साहब की नॉमिनेशन हुई थी तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ उसकी मुखालफत कर रही थी। उस जमाने में सोशल मीडिया पे ये बड़ी तनकीद करते थे। तो हमें ये देखना चाहिए कि जज साहिबान क्या कह रहे हैं। जज साहिबान जो कह रहे हैं, और स्पेशली जस्टिस बाबर सत्तार साहब ने ये जो MPO वाला ऑर्डर दिया, मेरे ख्याल में बेहतरीन ऑर्डर दिया, और उन्होंने पाकिस्तान की आवाम के जो राइट्स हैं आइन और आर्टिकल के अंदर जो लिखे हुए, तो ये भी कर देते हैं ना, ये भी तो सरकारी मसला ये ना कि सारे काम कुछ हमें भी करने की जरूरत है ना, कुछ हम भी थोड़ी सी जिम्मेदारी नहीं है। हम जज नहीं है, पर हम ये तो गलत को गलत तो कह सकते हैं ना। हम कहें ना ये गलत हो रहा है, जब DC बैठ के यहाँ MPO के ऑर्डर जारी कर रहा है वो गलत कर रहा है, जब DC को इलेक्शन कमीशन कह रहा है, IG को इलेक्शन कमीशन कह रहा है इनकी ट्रांसफर कर दो, वो अभी भी वहां बैठे में, सजा पाने के बाद भी वो अपने ओहदों पे बैठे में, तो जज साहिबान जो है उनके पास कोई बंदूकें और तोपें तो नहीं है ना। आइन उनकी ताकत होती है। जब पूरी कौम, सब लोग हम ये इस चीज पे बिल्कुल बजे दें कि हमने आइन को मानना ही नहीं है, तो वो बेचारे क्या करें? मेरे ख्याल में उन्होंने एक बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट उठाया। हो सकता है कि इसके अंदर कोई गलतफहमी हो सकता है कि इसके अंदर कोई इंफॉर्मेशन दुरुस्त ना हो, इसको मसले को देखने एक और सवाल ये भी बनता है कि क्या वो केसेस जिनके अंदर इनके ऊपर दबाव था, क्या इन्होंने वो फैसले किए या नहीं किए? अगर इन्होंने वो फैसले किए तो इक्वली मुजरिम हो गए फिर ये। तो ये तो देखें जब पता चलेगा कि कौन से केसेस हैं। अगर आपने फैसला कर लिया, अगर फैसले जज ने हल्फ की खिलाफ वर्जी पे की, क्योंकि वो उसका हल्फ है कि वो किसी दबाव में फैसला नहीं कर। नहीं, ये तो उन्होंने कहीं भी नहीं लिखा कि हमने फैसला कोई दबाव के तहत किया। उन्होंने ये लिखा कि आपने दबाव नहीं किया तो फिर जुर्म नहीं, फिर दबाव तो डाला गया ना जी। जो किसी को अगर मुबैना तौर पे उठाया गया, किसी के घर में कैमरे लगाए गए। देखे ना, यहाँ पे तो लोग सियासत भी वीडियोस पे करते हैं। यहाँ पे बड़े बड़े लीडर अदालतों में बैठ के कहते हैं मेरे पास उसकी वीडियो भी है, बड़े बड़े लोगों की वीडियोस है। तो ये तो वीडियोस का तो बड़े अरसे से जिक्र हो रहा है। और अब मोसेस जज साहिबान अपने लेटर में लिख रहे हैं कि एक जज के बेडरूम में वीडियो कैमरे लगाए गए। तो मसला ये ना कि ये कोई पहली दफा तो नहीं हुआ। एक सियासी जमात मसलसल तवातर से ये बयानियां बनाती रही है कि हमारे पास वीडियोस हैं। उनके पास कहां से वीडियोस आई? किसकी वीडियोस हैं उनके पास? वो बड़ी बड़ी शख्सियत कौन सी हैं? ना साहब, अब मसला तो वही है, वो कटा बड़ा खुल गया। ये इतना आसानी से अब ये बांधा नहीं जा सकेगा वैसे। अच्छा, ये फरमाइए कि सर जजेस जो हैं वो अगर उन्होंने फैसले नहीं बताए कि कौन कौन से फैसले दबाव में आए हैं, तो फिर क्या ये केस बनता? पहली बात यह है जो हमारे भाई काजमी साहब कह रहे थे, मरियम नवाज ने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की
उन्होंने सोर्स भी बताया, बंदा भी बताया, और आज वो बिला मुकाबला सेनेटर भी बन गया। और लिहाजा तहरीक इंसाफ की लिहाजा आप ये बात तो नहीं कह सकते कि जी वो कोई ऐसा सेल काम कर रहा है या काम हो रहा है। उन्होंने कहा था मेरे पास और वीडियोस भी बड़ी शख्सियत। मैं एक मिनट, आपने बात कही है, मैं उसी का जवाब दे रहा हूं भाई। मेरे इशू ये है कि क्या वो वीडियो दिखाई गई? अगर वो वीडियो दिखाई गई, जिस तरह एविडेंस में बंदा भी बताया गया, बंदा साथ बिठाया गया कि जी ये प्रेस कॉन्फ्रेंस, ये जो गुफ्तगू कर रहा है वो वीडियो में मौजूद है, ये नहीं है कि वो खुफिया तौर पे बैठा हुआ है। उसकी वीडियो पहले चले गए कहा कि मेरे पास बनाने में वो मौजूद बैठे हैं, लेकिन उन्हें नहीं पता था प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद उनके साथ क्या होनी है। इशू ये था कि वो जो जज चीफ जस्टिस यहाँ खलील जिब्रान के किस्से हमें कहानियां सुना के चले गए और बहिश्ती जेवर लिखते रहे, वो जुर्रतें क्यों नहीं कर सके? सिर्फ प्राइम मिनिस्टर्स को निकालना उनकी जिम्मेदारी थी कि जी मैंने यूसुफ रजा गिलानी को भी निकाल दिया, मैंने फलाने को भी निकाल दिया, और जब मैं सीनियर मोस्ट जज होऊंगा तो मैंने 5 से 6 केस सुनने हैं, और जब मैं चीफ जस्टिस होऊंगा तो 3 केस सुनूंगा। मेरे और आपके टैक्स पे बैठते हैं, क्यों? ये काजी फैजी साहब को किसी ने कहा है 50-50 केस फैसले कर रहे हैं बैठ के। ये तनख्वाहों का असल मकसद है कि आम आदमी के केस का फैसला होना चाहिए। ये क्यों सीनियर मोस्ट जज आके कि मेरे पास 5 जज, ये मैं आसिफ सईद खोसा साहब का कह रहा हूं, वो फाइलें उठा के बैठ देते थे कि जरूरत कैसी हुई है कि मेरे पास फालतू केस लगाया। अरे भाई आप क्या कर रहे हैं? उन्हीं के दौर में वो जो क्रिमिनल के सबसे मास्टर जज थे, लोगों को मौत हो चुकी थी जब उनको बरी कर रहे थे। ये हमारा अलमिया है, ये बहुत अच्छा हुआ है, ये केस आ गया सामने, हमें आज चीजें खुल के सामने आ रही हैं। मतलब इसको अंडर दी कारपेट नहीं जाना चाहिए, ना मिट्टी डालनी चाहिए। ये खुल खिला के इन जजेस का, माजी के जजेस का जो कुछ होता रहा है खोल के सामने ला दें, ताकि आइंदा जावेद इकबाल साहब ने अपनी किताब में लिखा है कि मेरी अदालत में कोई केस चल रहा था, कोई एक कर्नल साहब थे, उन्होंने आके प्रेशराइज करने की कोशिश की और मैंने उस पर नोटिस ले लिया और मैं सजा देने लगा तो जुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब का मुझे फोन आ गया। उन्होंने कहा कि जस्टिस साहब हम अभी जंगल से बाहर नहीं आए। तो उस दौर में भी सूरत हाल ये थी। तो ये बहरहाल अच्छी बात है, अब कौम के सामने आया और अब इसका दूध का दूध और पानी का पानी होना चाहिए। मैं दोनों का शुक्रगुजार हूं साहब, आपने गुफ्तगू सुनी। फैसला आपने खुद करना है। अल्लाह ताला आप और आपके अहले खाना को किसी मुसीबत से महफूज रखे। अल्लाह हाफिज।